वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम रवि है। तो चलिए अब ये कहानी रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। ले दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल मैं हमेशा से ही उन पुरानी लोक कथाओं और अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था जिनसे गांव के लोग सदियों से डरते आ रहे थे। बचपन से ही मैं सुनता आया था कि हमारे गांव चांदपुर के किनारे बने उस शमशान घाट के पास जमीन में अपनी मजबूत जड़ें जमाए खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना किसी के लिए भी एक बड़ी मुसीबत को दावत देने से कम नहीं था। किंतु मुझे कभी भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे हमेशा यह लगता था कि ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं जो बस गांव में डर फैलाने के लिए घड़ी गई थी। मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी जिसकी वजह से मुझे उनकी देखभाल के लिए शहर से वापस आना पड़ा था। मुझे अभी यहाँ शहर से आए हुए बस कुछ ही दिन बीते थे। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी और गांव की शांत हवा में बड़ा अंतर था, लेकिन मुझे ये अक्सर महसूस होता था कि जैसे इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हो, ऐसा भयानक सन्नाटा कि जैसे किसी अनहोनी घटना की तरफ इशारा कर रहा हो। हर किसी की आंखों में एक अजीब सी खामोशी और डर था जो मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरी माँ जो हमेशा हंसमुख और जिंदादिल हुआ करती थी, अब वो बीमार और कमजोर सी दिखने लगी थी। जब मैंने उनसे बात की तो उनके शब्दों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने मुझसे कहा कि रवि बेटा, अब यहाँ कुछ ठीक नहीं है। रात को उस पुराने बरगद के पास मत जाना, वहां अब भी रंजना की आत्मा भटकती है। उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपकपी थी, जैसे वो मुझे आगाह कर रही हों, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ सोच रही हों। उस वक्त तो मैंने उनकी इस बात को हल्के में ले लिया था, पर उनके चेहरे की घबराहट ने मुझे कुछ समय बाद सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं इसे सिर्फ एक अफवाह की वजह से गांव के लोगों के मन में फैले हुए डर से ज्यादा कुछ भी नहीं मान रहा था। मेरी माँ के अलावा गांव के और भी लोग उस पेड़ के बारे में बात करते थे। उनके हिसाब से हर रात उस पेड़ के पास से किसी औरत के नाचने की आवाजें आती थीं, लेकिन अब भी मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि मेरी बचपन की दोस्त थी जिससे मैं यहाँ लौटने के बाद सबसे पहले मिला था। वो गांव के स्कूल में टीचर थी और अब भी वही मासूमियत और शांति उसके चेहरे पर थी जो मैंने बचपन में देखी थी। लेकिन उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें एक अजीब सा डर छाया हो, जो मुझे उस वक्त महसूस हुआ जब मैं शहर से लौटने के बाद उसे पहली बार मिला। उसने मुझसे कहा कि रवि, तूने सुना, फिर से एक आदमी उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हुए गायब हो गया। फिर कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। उसका चेहरा और उसकी लाश की हालत देखकर हर कोई डर के मारे कांप रहा था। मुझसे ये बातें कहते कहते ही अंजलि अजीब तरीके से कांपने लगी थी। जब मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और उससे कहा कि अंजलि, ये सब बेकार की बातें हैं, उस पेड़ की कहानियां हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये सब बस अफवाहें हैं, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, तो उसने मेरी आंखों में बड़े गुस्से के साथ देखा। फिर उसने मुझसे कहा कि रवि, तू अब भी नहीं समझा। मैंने खुद कई बार उस पेड़ के पास से पायल की आवाज सुनी है, और जितने लोग उस रास्ते से गुजरे हैं उनमें से बहुत से लोग अपने आप ही गायब हो गए हैं। अगर ये सब अफवाह हैं तो ये लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो पहले मेरी हंसी छूट गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर बढ़ती चिंता की लकीरों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों गांव के लोगों के मन में उस बरगद के पेड़ का नाम आते ही खौफ पैदा हो जाता है। एक दिन मैं हिम्मत करके उस बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हवा में एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो, मानो कोई छिपा हुआ रहस्य मुझे अपनी ओर खींच रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले इस बूढ़े से दिखने वाले बरगद के पेड़ से रंजना नाम की एक औरत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह एक नर्तकी थी जो गांव में अक्सर शादी विवाह के मौकों पर नाचने आती थी। कहते हैं उसकी खूबसूरती और नृत्य की कला ने लोगों के दिलों को जीत लिया था, मगर एक रात उसके साथ जो हुआ उसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। कहते हैं गांव के कुछ लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि वो अपनी खूबसूरती के जाल में अमीर जमींदारों को फंसाकर
उनसे पैसा ऐंठती थी और उनके साथ वह अवैध संबंध भी रखती थी। इन्हीं झूठे लांछनों और अपमान के बोझ को वह सह न सकी और एक रात उसने इसी बरगद के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उस बरगद के पेड़ का हर एक पत्ता रंजना की आत्मा की दर्दनाक चीखें अपने भीतर समेटे हुए हों। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब रंजना मरी थी तो उस वक्त उसकी आंखों में बदले की आग धधक रही थी और वो आग कभी बुझी नहीं। उसकी आत्मा अब भी उसी पेड़ के इर्द गिर्द भटकती थी। आधी रात के समय वह पायल छनकाकर आज भी वहां नाचती थी। कोई भी रात के समय उस पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था और जिसने ऐसा किया वो कभी लौटकर अपने घर वापस नहीं पहुंचा। अक्सर मेरी माँ मुझे चेतावनी दिया करती थी कि रवि, उस पेड़ के पास मत जाना। आज भी गांव में रात के वक्त उसकी पायल की आवाज आती थी। पहले गांव का माहौल हमेशा शांत रहता था, पर अब हर रात कुछ न कुछ अजीब होता था। गांव में मेरा एक दोस्त रंजीत भी रहता था। वह मेरा बचपन का दोस्त था। उसने भी कुछ दिनों पहले मुझसे कहा था कि गांव में लोग रात के वक्त उस पेड़ के पास से अजीब आवाजें सुनते हैं, पायल की झंझनाहट और किसी औरत की भयानक हंसी। किंतु मैं और रंजीत हमेशा ही इन सब बातों को हल्के में लेते रहे। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए थे। गांव में कई लोग अचानक गायब हो चुके थे। कुछ लोगों की लाशें पेड़ के नीचे मिली तो कुछ की तो कोई खोज खबर ही न मिली। जो लाशें वहां मिली उनकी हालत बड़ी ही भयानक थी। उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। ये सब कुछ बहुत डरावना था, लेकिन मैं तर्क और प्रमाण पर विश्वास रखता हूँ। रंजीत मेरा सबसे करीबी दोस्त था। वो कुछ अलग ही स्वभाव का था। वो इन सब कहानियों को एक चुनौती मानता था। उसे इन अंधविश्वासों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे इन कहानियों का मजाक उड़ाने में मजा आता था। एक दिन रंजीत ने हंसते हुए कहा कि रवि भाई, तुम तो अंजलि की बातें सुनकर डर गए हो। चलो आज रात उस बरगद के पेड़ के पास चलकर देखते हैं कि कौन सी पायल खनकती है और कौन सा भूत आता है। नाचने रंजीत की ये बातें सुनकर मेरे अंदर भी एक अजीब सा जोश आ गया था। मुझे अब तक इन कहानियों पर यकीन नहीं था और रंजीत के चैलेंज ने मुझे और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया था। हम दोनों ने ठान लिया था कि आज रात उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे और उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया ही बदल कर रख दी। मैंने बचपन से जिस बरगद के पेड़ को अफवाहों की जड़ मान रखा था, वो असल में अपने भीतर कई गहरे रहस्य समेटे हुए था। मैंने सुना था कि कुछ अनुभव जीवन बदल देते हैं, किंतु इस रात ने मेरी सारी मान्यताओं को ही उलट पलट कर रख दिया था। रात हो चुकी थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में चांद हल्का सा दिख रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रंजीत और मैं उस पुराने बरगद की ओर चल पड़े थे। जैसे ही हम पेड़ के पास पहुंचे तो हमने महसूस किया कि चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी खामोशी थी। तभी रंजीत ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि देख, कुछ नहीं है, यहाँ सब अफवाहें हैं और कुछ नहीं। मैं सहज ही उसकी बातों से सहमत हो गया था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। वो आवाज पायल के खनकने की एक धीमी सी आवाज थी। उस आवाज को सुनते ही मैंने हड़बड़ाकर रंजीत से पूछा कि तूने सुनी वो आवाज? किंतु मेरी इस बात का जवाब देना तो दूर की बात थी, बल्कि जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ मुड़कर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह घबराते हुए मुझसे बोला कि भाई, ये क्या हो रहा है? हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जब मेरी नजर उस बरगद के पेड़ के पीछे से धीरे धीरे सामने आ रही एक धुंधली सी आकृति पर पड़ी तो मेरी सांसें थम गईं। मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे ही वो आकृति हमारे करीब आई तो मैंने उसका चेहरा देखा तो वह रंजना की आत्मा थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे, मानो उन पर सालों की धूल और गंदगी जमी हो। उसकी आंखें तो जैसे आंखें नहीं थीं, दो गहरे काले गड्ढे थे जिनमें एक स्याह अंधेरा था। उसकी त्वचा काली और सड़ी हुई थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था, जैसे उसने किसी का ताज़ा खून पिया हो। हाथ लंबे और नुकीले नाखून जो किसी धारदार चाकू की तरह चमक रहे थे, उनमें सूखा खून जमा हुआ था, जैसे उसने अभी अभी किसी की जान ली हो। उसका चेहरा भयानक था। उसकी साड़ी लाल रंग की थी जो खून से सनी हुई थी। वह धीरे धीरे पायल खनकाते हुए
हमारी ही तरफ बढ़ी चली आ रही थी। जब वह बिल्कुल हमारे सामने आकर खड़ी हुई तो वह जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी, जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें नाचना है। उसकी आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि जैसे किसी कुएं से आ रही हो। मेरी नजर जब रंजीत के चेहरे की ओर गई तो मैंने देखा कि वह अब भी उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर तो जैसे 12 बज गए थे। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे शब्द जैसे मेरे गले में ही अटक गए थे। तभी उसने अपनी नुकीली उंगलियां हवा में घुमाई और हम दोनों के चेहरों पर खून की एक धार उड़कर गिरी। वो खून गाढ़ा और लाल था जो हमारे कपड़ों पर फैल गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और रंजीत की तो चीख ही निकल गई। वह घबराकर मेरी तरफ देखते हुए चिल्लाया, रवि, ये भूत हैं, भागो यहां से। हम दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर जैसे जमीन से चिपक से गए थे। वो अब हमारे और करीब आ चुकी थी। उसकी सांसें भारी थीं और उसकी आंखों में जैसे बदले की आग थी जल रही थी। उसने बड़ी ही कर्कश और भयानक आवाज में हम दोनों से कहा कि तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ नाचूंगी हमेशा के लिए। ये सुनते ही मेरे पैर कांपने लगे। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो अब हमारे और करीब आ गई तो उसकी पायल की खनक हमारे कानों के पास गूंज उठी। तभी उसने अपनी नुकीली उंगलियों से मेरे कंधे पर एक जोरदार झटका मारा और मेरी त्वचा में उसका नाखून धंस गया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। मैं अपने कंधे से बहता खून महसूस कर सकता था। उसकी नजरें मुझ पर ही खड़ी थीं, जैसे वो मेरे मन में चल रहे विचारों को पढ़ रही हो। जब मैं उससे बचने के लिए पीछे हटने लगा तो मैं हड़बड़ाकर जमीन पर गिर गया, लेकिन तभी मेरी जेब से पूजा के कुछ फूल जमीन पर गिरने लगे। शायद वो फूल माँ ने चुपके से मेरी जेब में रख दिए थे। उन फूलों के प्रभाव से वो चुड़ैल हमसे दूर हटने लगी। वो अपने चेहरे पर अपने हाथों को मलने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। मैंने वो फूल उठाए और उसके ऊपर फेंक दिए। ऐसा करते ही वह हमारे सामने से कहीं गायब हो गई। उस रात तो जैसे तैसे हम दोनों बच गए, पर उसका खौफ अब भी कम नहीं हुआ था। उस रात के बाद से मेरा दिल बेचैन सा रहने लगा। मेरे और रंजीत के साथ हुए उस खौफनाक अनुभव ने मेरी नींद उड़ा दी थी। हमने वहां जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन ये सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। लेकिन एक सवाल लगातार मुझे परेशान कर रहा था कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। आखिर रंजना की आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिल पाई? आखिर उसकी आत्मा अब तक इस दुनिया में क्यों फंसी हुई थी? गांव के बड़े बुजुर्गों से सुनने में आया था कि रंजना की आत्महत्या के पीछे एक गहरा रहस्य था। मुझे लगता था कि यदि मैं उस रहस्य को जान सकूं तो शायद इस खौफनाक सच्चाई का कोई हल निकल आए। मैंने अंजलि से इस बारे में बात की तो पता चला कि वह पहले से ही इस डरावनी कहानी से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन मेरे और रंजीत के साथ हुई घटना के बाद उसने भी अब इसे और गहराई से समझने की ठान ली थी। अंजलि ने बड़ी ही गंभीरता से मुझसे कहा कि रवि, इस गांव में बहुत से किस्से हैं रंजना को लेकर, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को ठीक से नहीं पता। हमें किसी ऐसे शख्स से बात करनी चाहिए जिसने उस वक्त की घटनाओं को अपनी आंखों से देखा हो। मैंने सोचा गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से मिलना सही रहेगा। वही थे जिन्होंने रंजना को नाचते देखा था और वो दिन भी देखा था जब उसने बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दी थी। हम रामू काका के घर पहुंच गए। हमें उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखों में एक डर सा था, जैसे उन्होंने पहले ही भांप लिया हो कि हम किस बारे में बात करने आए थे। मैंने रामू काका से हालचाल पूछा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उनसे एक सवाल किया कि काका, हमें रंजना की कहानी की सच्चाई जाननी है। रामू काका ने भी एक लंबी सांस भरी और उनकी आवाज कांपने लगी। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। रंजना वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी नृत्य कला ने सबका मन मोह लिया था, किंतु उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। रामू काका ने आगे बताया कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जो रंजना के नृत्य के दीवाने थे, वो उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन रंजना ने हमेशा उनकी गलत इच्छाओं को ठुकरा दिया। एक रात जब रंजना गांव के सबसे बड़े त्योहार पर नाच रही थी, तब उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे बुरी तरह बेआबरू कर दिया। गांव वालों ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। उस अपमान से टूटकर उसने उसी रात बरगद के पेड़ पर जाकर अपनी साड़ी से फंदा बनाया और लटक कर अपनी जान दे दी।
लेकिन उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। रामू काका की आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। उसने खुद को मारा, लेकिन अब वो हर उस इंसान को मारती हैं जो उसके अपमान की कहानी का हिस्सा था। लेकिन जब रामू काका ये सब बातें बता रहे थे तो मैंने देखा अंजलि की आंखों में डर और चिंता के भाव और भी गहरा गए थे। मुझे भी ये सुनकर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अब हमें समझ आ गया था कि रंजना की आत्मा क्यों अब भी उस बरगद के पेड़ के आसपास भटक रही थी। वो बदला चाहती थी। उसकी आत्मा उन लोगों के खून की प्यासी थी जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। इसके बाद कई दिन बीत गए, पर मेरे मन में रंजना की वो पायल की खनक और उसका वो भयानक चेहरा अब भी घूम जाता था। मैंने कई बार कोशिश की कि वह सब भूल जाऊं, लेकिन रात के सन्नाटे में जैसे ही हवा चलती तो मुझे लगता कि कोई मेरे कानों के पास पायल पहने हुए धीरे धीरे चल रहा है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। उस रात मैं अपने कमरे में था, तभी अचानक खिड़की से कुछ टकराने की आवाज आई। मैंने खिड़की के बाहर झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। फिर कुछ देर बाद वहीं टकराने की आवाज दोबारा आई। इस बार वो आवाज ज्यादा तेज थी। मैं अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ पायल की खनक की वही आवाज भी। उस आवाज को सुनते ही मेरे पूरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। मैंने तुरंत खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जैसे एक ही जगह पर जम गए थे। लेकिन तभी उस खिड़की से सामने पेड़ की परछाई में मुझे एक आकृति दिखी। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह रंजना की आत्मा ही थी। वही नफरत से भरी आंखें। इस बार वह मुझसे कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर खून के निशान थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो मुझे ही अपना अगला शिकार बनाना चाहती हो। उसने अपनी नुकीली उंगलियां हवा में घुमाते हुए मेरी ओर देखा। यह देखकर जैसे मेरे शरीर का खून जम सा गया। उस वक्त मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसका चेहरा अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। साथ ही उसके होठों से भी खून टपक रहा था। उसने अचानक अपनी नुकीली उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाई और उसके नाखून मेरे चेहरे के करीब आ गए। तभी उसके नाखूनों से खून की एक बूंद मेरे चेहरे पर गिरी। वो खून गाढ़ा और गर्म था और उसकी बूंद ने मेरे शरीर में जैसे एक आग भर दी थी। तभी उसने गहरी ठंडी आवाज में कहा, तू भाग नहीं सकता। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने पूरी ताकत से खिड़की बंद कर दी और कमरे में जमीन पर गिर गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। अगली सुबह जब मैंने अंजलि को इस घटना के बारे में बताया तो उसने मुझे समझाया कि अब हमें इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। रंजना की आत्मा की शांति के लिए हमें उसके अपमान का बदला लेना ही होगा, जिस वजह से उसने खुदकुशी की थी। एक रात जब मैं अकेला बैठा था और माँ की तबीयत खराब थी और वो सो रही थी, मैं सोच में डूबा हुआ था कि आखिर उस रात रंजना के साथ क्या हुआ होगा। मैंने गांव के कई लोगों से बात की थी, लेकिन सच्चाई हमेशा धुंधली ही रही। आखिरकार रामू काका ही थे जिन्होंने मुझे वो सच बताया जो मैं सुनना चाहता था। उन्होंने कहा था कि रंजना की मौत यूं ही नहीं हुई थी। वो सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी। उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ था जिसने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। रामू काका की बातें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। ये सब कई साल पहले की बात थी। रंजना गांव की सबसे खूबसूरत और चर्चित नर्तकी थी। जब भी कोई त्योहार या मेला लगता, लोग बस उसके नृत्य के दीवाने हो जाते। उसकी पायल की खनक और उसकी अदाओं ने हर किसी को उसके नृत्य में बांध लिया था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और गांव के कई प्रभावशाली लोग उस पर अपना हक जमाने की कोशिश करते थे। लेकिन रंजना का दिल साफ था। वह कभी किसी की बातों में नहीं आई। वो सिर्फ अपने नृत्य से प्यार करती थी। लेकिन गांव के कुछ ताकतवर लोग जो उसे पाना चाहते थे, उसकी इज्जत को तार तार करने पर उतारू हो गए थे। उन आदमियों में सबसे ज्यादा खतरनाक था ठाकुर शिवानंद, गांव का सबसे बड़ा जमींदार। वह एक अय्याश और घमंडी इंसान था। उसकी आंखें रंजना पर थीं। उसने कई बार उसे अपनी हवेली में बुलाने की कोशिश की, किंतु रंजना ने हर बार उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो अपनी इज्जत को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहती थी। लेकिन ठाकुर ने ठान लिया था कि वो रंजना को अपना बनाकर ही रहेगा। इसके लिए
उसे चाहे जिस हद तक जाना पड़े। एक रात गांव में एक बड़ा उत्सव हो रहा था। हर कोई नाच गाने में व्यस्त था। रंजना भी उस रात मंच पर थी। उसकी पायल की खनक और नृत्य ने माहौल में एक अलग ही रंग भर दिया था। लोग तालियां बजा रहे थे और रंजना अपनी धुन में खोई हुई नाच रही थी। पर तभी नृत्य के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही उजाड़ दी। ठाकुर शिवानंद और उसके कुछ साथी मंच के पास आ गए। उन्होंने लोगों के बीच रंजना को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसका अपमान किया। उसने खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों की ताकत के आगे वो असहाय हो गई। लोग देखते रहे, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सबने उसे बेबस छोड़ दिया। वो जमीन पर गिर गई, उसकी पायल टूटकर बिखर गई और देखते ही देखते उसके नृत्य की वो पवित्रता मिट्टी में मिल गई। उस रात उसके आत्मसम्मान की हत्या हो गई थी। रंजना का वो चेहरा, वो बेबसी और वो चीखें अब भी मेरे मन में जीवित थी। रामू काका ने यह भी कहा था कि वो सीधे उस बरगद के पेड़ की ओर भागी थी। अपमान और दर्द से टूटकर उसने अपनी साड़ी से फंदा बनाया और खुद को उस पेड़ पर लटका दिया। उस रात हवा में एक सर्द सन्नाटा था। कहते हैं जब रंजना ने अपनी आखिरी सांस ली, तब उसकी पायल की खनक और भी तेज हो गई थी, जैसे वो अब भी नाच रही हो आखिरी बार। और उसके बाद वो खनक कभी नहीं रुकी। उसकी आत्मा उसी पेड़ के इर्द गिर्द भटकती रही, पायल की आवाज के साथ। जब मैं ये सब सुन रहा था तो मेरी रूह कांप उठी। उसके साथ हुआ अन्याय उसे कभी शांति नहीं दे सका और वो बदले की आग में जलती रही। अब मुझे यह एहसास हो रहा था कि ये कहानी सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं थी, बल्कि ये एक पीड़ित आत्मा की दास्तान थी जो न्याय और बदला चाहती थी। अंजलि और मैंने तय किया कि अब वक्त आ गया है इस रहस्य की तह तक जाने का। अंजलि ने एक दिन कहा कि रवि, हमें उस बरगद के पेड़ के पास जाना होगा। उसकी आंखों में डर और संकल्प दोनों थे। मुझे पता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं भी अब पीछे नहीं हट सकता था और मैंने हाँ कर दी। लगभग आधी रात का समय था और हम दोनों उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। आकाश में चांद हल्का सा दिख रहा था, लेकिन उसकी रोशनी भी आज बुझी बुझी सी लग रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अंजलि भी खामोश थी, लेकिन उसके चेहरे से गंभीरता साफ झलक रही थी। जब हम उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, बस पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम करीब पहुंचे, मुझे महसूस हुआ कि उस पेड़ के पास एक अजीब सी नमी और ठंडक है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। मैंने अंजलि की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अंजलि, कुछ तो बहुत गलत है यहाँ पर। उसने मेरी ओर देखा और सिर हिलाकर जवाब दिया, रवि, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। हमने सोचा था कि शायद रंजना की आत्मा से बात करने का कोई तरीका होगा। शायद हम उससे माफी मांग सकें, उसे शांति दे सकें, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो कुछ होने वाला है वो हमारे जीवन की सबसे भयावह घटना होगी। जैसे ही हम पेड़ के करीब पहुंचे, हवा अचानक सर्द हो गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर को ठंडे पानी में डुबो दिया हो। और तभी वो आवाज सुनाई दी, वही पायल की खनक, बिल्कुल धीमी सी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। हवा में गूंजती हुई वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई हमारे आसपास ही चल रहा हो। मैंने अंजलि की ओर देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। रवि, ये वही है, उसने धीरे से कहा। उसके शब्दों ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया और फिर अचानक पेड़ के पीछे से उसका वही भयानक छाया प्रकट हुआ। पहले उसकी धुंधली सी आकृति दिखाई दी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा और जब मैंने उसे पूरी तरह देखा तो मेरी रूह कांप उठी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखों के नीचे गहरे घाव थे और उसके होठों से ताजा खून टपक रहा था। उसकी साड़ी जो कभी सफेद रही होगी अब बिल्कुल लाल हो चुकी थी, बिल्कुल खून से सनी हुई। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और नाखून इतने नुकीले थे कि वे किसी हथियार की तरह लग रहे थे। उसकी उंगलियों से खून की बूंदें टपक रही थीं, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल जाती थीं। उसके आगे बढ़ते कदमों के साथ हर बार पायल की खनक गूंज उठती थी, मानो वो अब भी किसी अदृश्य धुन पर नाच रही हो। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ वो हमारे और करीब आ रही थी। तभी अचानक उसने हमारी ओर गुस्से से देखते हुए गरज कर कहा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो।
मैंने जब उसे जवाब देने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे होठों से कोई शब्द ही नहीं निकल पाए। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। अंजलि भी डर के मारे जड़ हो चुकी थी। हम दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे और रंजना की आत्मा हमारे सामने खड़ी थी, एक भयानक नृत्य करती हुई। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक और विकृत था। तभी अचानक उसने अपनी उंगलियों को उठाया और हवा में घुमाया। उसकी उंगलियों से खून की धार छिटक कर सीधे मेरी ओर आई। इसी के साथ मेरी एक जोरदार चीख निकल गई। मेरे चेहरे पर गर्म खून की बूंदें गिरी और मेरी त्वचा जल उठी। उसने गरजते हुए कहा, तुम भी उसी गांव के हो? उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो चुकी थी। उसने आगे कहा कि तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो तुम्हारे गांव वालों को मैंने दी थी। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। उसकी हैंसी इतनी भयावह थी कि मेरे कानों में गूंजते हुए जैसे मुझे पागल करने लगी। मैंने जब पीछे हटने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैर जमीन में जमे हुए थे। फिर उसने अपने नाखूनों से अंजलि की ओर इशारा किया। उसके नाखूनों से खून टपक रहा था और हर एक बूंद जमीन पर गिरकर एक लाल धब्बा बना रही थी। अंजलि अब भी जड़ होकर खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका समूचा शरीर डर से कांप रहा था। उसने कांपते होंठों से मेरी ओर देखते हुए कहा कि रवि, हम। लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने कुछ हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, रंजना, हमें माफ कर दो, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। उसने एक पल के लिए रुककर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी। फिर उसकी हंसी गूंज उठी, इतनी भयानक कि जैसे मेरा खून जम गया। उसने कहा, मदद। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। मदद? अब कैसी मदद? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए और अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। उसने अपने नाखूनों को हवा में घुमाते हुए हमारे सामने एक खून की लकीर खींच दी और उसका खून हम पर टपकने लगा। ऐसा लगा जैसे वो खून मुझे अंदर से जला रहा हो। फिर उसने कहा, अब नाचो मेरे साथ। जैसे ही वो हमारे और करीब आई, उसकी पायल की खनक और तेज हो गई। उसकी चाल धीमी लेकिन भयावह थी और उसकी आंखों में अब भी वही नफरत जल रही थी। उसके होंठों से भी खून की धार बह रही थी और उसकी उंगलियां धीरे धीरे हवा में घूम रही थी, मानो वो किसी अदृश्य नृत्य का हिस्सा हों। उसकी पायल की खनक और भी तेज हो गई थी और हर खनक के साथ ऐसा लगता था कि जैसे मेरी रूह कांप उठती। मैंने अंजलि की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसकी सांसें इतनी तेज हो रही थी कि मुझे लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। अंजलि ने कांपते होंठों से कहा, रवि। मैंने उसके हाथ को थामने की कोशिश की लेकिन मेरी खुद की टांगें बेजान हो रही थीं। तभी उस चुड़ैल ने हमारी ओर देखा। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। उसकी चाल धीमी थी लेकिन वह लगातार हमारे करीब आ रही थी। मैंने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर कहा कि रंजना, हम सचमुच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उसने कहा, मदद? उसकी आवाज में अब दर्द और नफरत दोनों थे। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मैं अब इस दुनिया से परे हूं। मेरा बदला अभी पूरा होना बाकी है। उसने अपने नाखून हवा में घुमाए और खून की धाराएं हमारी ओर बढ़ने लगी। मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। हर बूंद, हर खून की लकीर मेरे शरीर पर टपक रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आत्मा जल उठी हो। अंजलि ने एक आखिरी कोशिश की, रंजना, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चुड़ैल अब पूरी तरह से नफरत से भर चुकी थी। उसकी पायल की खनक अब इतनी तेज हो चुकी थी कि जैसे मेरे कान फटने वाले थे। रात का अंधेरा और घना होता जा रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस के साथ लगता था जैसे मेरे फेफड़े जम रहे हों। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रंजना की आत्मा ने हम दोनों को घेर रखा था और हमारे लिए वहां से जिंदा निकल पाना अब आसान न था। वह आत्मा हमारे चारों ओर थी। हम जिधर भी अपनी नजरें दौड़ाते वहीं दिखती थी। उसकी नफरत, उसकी घृणा, उसकी अधूरी कहानी की पीड़ा हमारे सामने थी। उसके उलझे और गंदे बालों ने उसका अधजला चेहरा लगभग आधा ढक रखा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और आंखों से पुतलियां गायब थीं। जब वह हिलती तो उसके पैरों में बंधी पायल खनक उठती। उसकी पायल की आवाज अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मेरे कान फटने वाले थे। उसके होठों से खून लगातार बह रहा था और उसकी साड़ी पूरी तरह से सूर्ख लाल हो चली थी, जैसे ताज़ा खून से भीगी हो। उसकी उंगलियों में बड़े ही नुकीले और घातक नाखून थे। हर नाखून किसी तेज चाकू की तरह चमक रहा था और उनकी नोक से खून की बूंदें
टप टप करके टपक रही थीं। अंजलि मेरे सामने खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक साहस छिपा हुआ था। उसने मेरी ओर देखते हुए कांपते शब्दों में कहा कि रवि, हमें उसे रोकना होगा। वो कभी शांति नहीं पाएगी जब तक हम उसे उसके कष्टों से मुक्त नहीं करेंगे। वह बड़ी ही मजबूती से बोल रही थी। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी जुबान मानो जड़ हो चुकी थी। रंजना की आवाज अचानक हवा में गूंज उठी। अब कोई नहीं बचेगा, उसने ऊंचे स्वर में हंसते हुए कहा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके नाखून हवा में चमके और उसने सीधे हमारी ओर झपट्टा मारा। अंजलि अचानक मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बोली, रुक जाओ रंजना, मैं जानती हूं कि तुम्हें बहुत दर्द मिला है, लेकिन हम तुम्हें शांति देने आए हैं। हम सचमुच में तुम्हारा भला चाहते हैं। रंजना की आत्मा रुक गई। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए जैसे कुछ बदला। वो झिझक, शायद दर्द या फिर बदले की ज्वाला। वो थोड़ा रुककर अंजलि को देखने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखों में और गहरा अंधकार फैल गया। उसकी हंसी और डरावनी हो गई और उसने अपने नुकीले नाखूनों से फिर से वार किया। उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा कि तुम्हें भी मरना होगा। उसकी आवाज इतनी गहरी और भयानक थी कि मेरे कानों में उसकी गूंज बार बार फैल रही थी। अंजलि ने एक पल के लिए मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रवि, मुझे माफ कर देना। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे थम गई। मैं जोर से चीख पड़ा, नहीं, तुम ऐसा मत करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रंजना ने अपने नाखूनों से अंजलि पर हमला कर दिया। उसके नाखूनों की नोक अंजलि की गर्दन में गहराई तक धंस गई और खून की एक मोटी धार उसकी गर्दन से बहने लगी। ये देखते ही मैंने चीखते हुए उसकी ओर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर एक ही जगह पर अकड़ गया था। मेरी आंखों के सामने मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जो मेरे लिए जान से भी बढ़कर थी, वो अब खून से लथपथ तड़प रही थी। तभी अंजलि ने दर्द से कराहते हुए मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही साहस था। उसने बहुत कोशिश करते हुए मुश्किल से कहा, रवि, भाग जाओ। उसकी आवाज अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही अब चुड़ैल की आंखों में खून की धार तेज हो चुकी थी। उसने एक आखिरी चीख निकाली और हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी पायल की खनक अब भी आसपास के माहौल में गूंज रही थी। अंजलि का खून अब लगातार जमीन पर बह रहा था। उसकी वो हालत देखकर मैं उसके पास घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसकी सांसें अब रुकने लगी थीं। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, लेकिन उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली हो रही थी। अब वो मेरी तरफ अपनी दर्द से भरी हुई नजरों से देखते हुए मुझसे कहती हैं कि रवि। उसकी आवाज अब लगभग एक फुसफुसाहट के जैसी थी। रंजना अब मुक्त हो चुकी है, मुझे माफ कर देना। ये कहते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और इसके साथ ही मेरी दुनिया भी अंधेरे में डूब गई। मैं वहीं अंजलि की लाश के पास पड़ा रहा, लेकिन अब भी रंजना की पायल की आखिरी खनक मेरे कानों में गूंज रही थी। उस रात मैं अंजलि को नहीं बचा पाया। मैंने अपनी सबसे प्रिय दोस्त को खो दिया था और उसकी कुर्बानी ने रंजना की आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन अब भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो वो पायल की खनक कहीं दूर से गूंजती हुई मुझे मेरे कानों में सुनाई देती है। शायद रंजना की आत्मा अब मुक्त हो चुकी हो, लेकिन उसकी कहानी और अंजलि का बलिदान हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हर रोज जब रात का सन्नाटा पसरता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूर वो पायल अब भी खनक रही है, मानो मुझे याद दिला रही हो कि इस भयानक घटना से मैं कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अंजलि की मौत के बाद मेरे भीतर का सन्नाटा और घना हो गया था। उसका बलिदान, रंजना की आत्मा की नफरत और वो रात का अंधेरा, सब कुछ मेरी यादों में जैसे कैद हो गया था। रात का अंधेरा अब फिर से घिर चुका था। मैं अपने घर के छोटे से कमरे में बैठा था, हाथों में अंजलि की दी हुई पुरानी चूड़ी पकड़े हुए। उसकी मौत के बाद मैं कभी भी चैन से नहीं सो पाया था। तभी अचानक हवा में वही ठंडक महसूस हुई। मैं जानता था कि वो लौट आई हैं। पायल की धीमी खनक मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरे हाथ पैर बेजान होने लगे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और वहां खड़ी थी वो चुड़ैल रंजना की आत्मा, बिल्कुल वैसी ही
जैसे मैंने उसे पहले देखा था। उसके बाल फिर से उलझे हुए हवा में उड़ रहे थे। उसके बालों में अब भी धूल और गंदगी जमी हुई थी। उसकी आंखें अब भी काले गड्ढे थीं, जिनसे खून टपक रहा था। वो खून उसके चेहरे पर बहते हुए उसकी फटी हुई, जली हुई त्वचा पर लकीरें बना रहा था। उसकी साड़ी पूरी तरह खून में सनी हुई थी, जैसे उसने अभी किसी का ताज़ा खून पिया हो। उसकी नुकीली उंगलियां और वो घातक नाखून, उनसे अब ताज़ा खून की बूंदें टपक रही थीं। उसके हर कदम के साथ उसकी पायल की खनक गूंज रही थी और उसकी चाल धीमी लेकिन बेहद भयावह थी। उसने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, तूने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं अब भी यहां हूं और अब तेरा अंत होगा। उसकी गहरी ठंडी आवाज ने मेरे शरीर को बर्फ कर दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर बोलने की कोशिश की, रंजना, तुझे तो शांति मिल गई थी। अंजलि ने खुद को बलिदान कर दिया था तुझे मुक्ति देने के लिए। अब क्यों? लेकिन उसने मेरी बात को काटते हुए जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप उठी। उसने कहा, अंजलि का बलिदान सिर्फ एक शुरुआत थी। मैं अभी तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई हूं। मेरी इज्जत को रौंदा गया, मेरा अपमान हुआ, मैं बदले के आग में जलती रही। अब जो मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना होगा और अब तू भी बच नहीं पाएगा। तभी उसकी उंगलियां हवा में घूमी और उसकी नाखूनों से ताजा खून की धार सीधे मेरी ओर आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अब मेरा अंत आ चुका था। खून की धार मेरे चेहरे पर लगी और मेरी त्वचा जलने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर आग की लपटों में घिर गया हो। मैंने चीखते हुए अपने हाथों से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब मैं उसकी तरफ देखता वो और करीब आ जाती। उसकी पायल की खनक और तेज हो गई थी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी और उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत जल रही थी। उसने मुझसे कहा कि अब तेरा समय आ गया है, और उसके खून से सने नाखून मेरे चेहरे के बेहद करीब आ गए। मुझे लगा कि अब मेरा अंत तय है। उसने अपनी नाखूनों से मेरे छाती को नोच लिया। मेरे छाती से खून बहने लगा। उसने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया था। मुझे आंखों के सामने अंधेरा दिखने लगा। मैं लगभग बेहोश होने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने अपने भीतर कुछ महसूस किया, एक अजीब सा हौसला। शायद अंजलि की याद ने मुझे वो साहस दिया जो मैं अब तक खो चुका था। मैंने रंजना की आंखों में देखा और चीखते हुए कहा, अब और नहीं, तुम्हें जाना होगा, तुम मर चुकी हो। मेरी आवाज हवा में गूंज उठी और एक पल के लिए रंजना रुक गई। उसकी आंखों में अचानक कुछ बदल गया। उसकी नफरत का अंधकार कम होने लगा और उसकी हंसी थम गई। उसकी उंगलियां अचानक हवा में रुक गईं और उसकी चाल धीमी पड़ गई। उसने अचानक चिल्लाया, नहीं, मेरा डर खत्म नहीं सकता। उसकी आवाज में अब दर्द और भय था। उसकी आत्मा अब टूटने लगी थी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा था। उसकी पायल की खनक धीमी हो गई और उसकी नफरत अब बुझने लगी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अब मुक्त कर दो। और फिर वो धीरे धीरे धुंध में बदल गई। लेकिन अचानक फिर से एक आवाज आई, तूने सोचा था कि मैं जा चुकी हूं? उसकी आवाज बेहद ठंडी और गहरी थी। उसने अपनी नजरें मुंह पर गड़ा दी। उसकी नफरत और गहराई अब साफ महसूस हो रही थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम्हें शांति मिल चुकी थी रंजना। मेरे पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं अपने सीने को पकड़कर खड़ा हो गया। वो चुड़ैल अचानक ठाका मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप उठी। वो हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी और उसके साथ ही उसकी पायल की खनक तेज होती गई। उसने कहा, शांति? मुझे शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हर उस आत्मा को सजा नहीं मिल जाती जो मेरे साथ हुआ अन्याय देखती रही और कुछ नहीं किया। उसने अपनी उंगलियों को फिर से हवा में घुमाया और इस बार उसकी नुकीली उंगलियां मेरी तरफ बढ़ीं। उसकी नाखूनों से खून की धार उछली और मेरे चेहरे पर गिरी। वो खून गर्म और जलता हुआ महसूस हुआ। मेरे चेहरे पर उसकी छुअन के निशान उभरने लगे। मैंने दर्द से चीखते हुए अपने हाथों से चेहरा ढकने की कोशिश की, लेकिन वो खून अब मेरे कपड़ों पर गिर रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, तू भी उसी दर्द को महसूस करेगा जो मैंने किया था। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। मेरे पैरों के नीचे जमीन अब गर्म महसूस होने लगी थी, मानो आग की लपटें उसके खून के साथ साथ फैल रही हों। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा।
मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बचूंगा। मैंने कहा, रंजना, हम सबसे गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो। मैं भी इस तकलीफ को झेलने लायक नहीं हूं। मैंने मेरी दोस्त अंजलि को खोया। मैं अब और नहीं झेल सकता। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए फिर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी पायल की खनक और तेज हो गई। उसकी चाल और भी भयानक हो चुकी थी। हर कदम के साथ उसकी साड़ी से खून टपकता जा रहा था। उसकी उंगलियों से टपकता खून अब मेरी ओर और तेजी से बढ़ रहा था। तभी अचानक हवा में एक भयंकर चीख गूंजी। उसकी आत्मा की चीख इतनी जोरदार थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसकी उंगलियों से बहते खून की धार थम गई। रंजना एक पल के लिए कांपी और फिर वो अचानक से थम गई। उसकी हंसी रुक गई और उसके काले गड्ढों जैसी आंखों में एक पल के लिए सूनापन आ गया। उसने मुझे देखा और उसकी पायल की खनक धीरे धीरे थम गई। उसकी आत्मा अचानक हवा में धुंधली होने लगी। उसकी आकृति धुंध में बदल गई और उसकी चीख हवा में गूंजती हुई धीमी पड़ गई। रंजना, जो इतने समय से बदला चाह रही थी, अब कहीं खो गई थी। उसकी पायल की खनक, उसकी हंसी, सब कुछ खत्म हो चुका था। अंजलि का बलिदान, मेरा माफी मांगना और रंजित की कोशिशों ने उसे मुक्ति दिला दी थी। अब कई साल बीत चुके हैं। गांव में अब उस पुराने बरगद का कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन लोगों का तो अब भी वही मानना है कि वो पेड़ अब भी भूतिया हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि रंजना की आत्मा को शांति मिल गई है।